with our second chapter, that is Reflections on Reading Comprehension. And today's topic is Basic Understanding of Reading Comprehension of Children with Disabilities. Students, ये हमारे second chapter का fourth और last topic है. आज इस टॉपिक में हमने ये समझना है कि जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हैं, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जिसमें किसी न किसी प्रकार की कोई कमी है, उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसे करवानी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी उन स्टूडेंट्स को जिनमें किसी तरह की कोई भी डिसेबिलिटी है. स्टूडेंट, सबसे पहले तो इसको समझने से पहले हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग समझेंगे. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज द एबिलिटी टू रीड द टेक्स्ट, प्रोसेस इट एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग. मींस जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है वो हमारी एबिलिटी होती है टेक्स्ट को समझने की, उसमें काम करने की, और सबसे मेन बात है उसके मीनिंग को समझने की. अगर हम बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हम ये कह सकते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज द एक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट वन इज रीडिंग. मतलब कोई एक पर्सन क्या पढ़ रहा है, जस्ट उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. और ये हालांकि बहुत सिंपल लगता है कहने में, बताने में, लेकिन ये पढ़ाने में, समझाने में, प्रैक्टिस करवाने में ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हमें इसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझना है, तभी हम उस टेक्स्ट के बारे में बता पाएंगे. जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे तभी हम उसका जवाब दे पाएंगे, जब हम इस टेक्स्ट का, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमें टेक्स्ट दिया गया है, उसके मीनिंग को हम अच्छे से समझ पाएंगे. तो इसीलिए ये वैसे कहने में सिंपल लगता है, परंतु ये थोड़ा सा समझाने सिखाने में मुश्किल है. लेकिन इसमें एक बात और सबसे मेन है कि जो एक इंडिविजुअल की अपनी कैपेसिटी है, अपने स्किल्स हैं, अपनी एबिलिटी है, ट्रेड्स हैं, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टाइम, समझते हुए, उसके मीनिंग को समझते हुए, क्योंकि हर व्यक्ति अपना कॉग्निटिव प्रोसेस होता है उसका, वो उसका यूज करता है कि किस तरह से उसके अंदर कौन सी बातें आ रही है, वो उसे अपनी प्रायर नॉलेज के साथ भी जोड़ता है, जो उसमें स्किल्स हैं, ट्रेड्स हैं, वो उनका यूज करते हुए कॉम्प्रिहेंशन को समझता है. तो ये जो चीजें हैं ये एक नॉर्मल व्यक्ति बहुत आसानी से कर सकता है. लेकिन अब हमने ये देखना है कि ऐसे स्टूडेंट जिनमें किसी ना किसी तरह की कोई डिसेबिलिटी है, मतलब कमी है. अब नॉर्मल स्टूडेंट ने तो पढ़ते हुए इन चीजों को अपने ट्रेड से, स्किल के अकॉर्डिंग, अपने प्रायर नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपने उसके साथ जोड़ के इसको अच्छे से समझ लिया, कर लिया. लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिसमें चाहे कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, चाहे हियरिंग कुछ इम्पेयरमेंट है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, काफी सारे होते हैं जिसमें कोई ना कोई जो काफी डिसेबिलिटी है, जो कि हमने समझनी है किस तरह से वैसे बच्चों को हम सिखा पाएंगे, कैसे हम समझा पाएंगे. तो इसमें हमने देखने हैं. इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिसेबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, और उससे उनका मीनिंग क्या है, क्या कमी है. पहले तो हम क्लियरली ये समझेंगे, और फिर उन डिसेबिलिटीज के साथ हम बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे उसका ध्यान लगाएंगे पढ़ने में, ये सब हम आगे अपने इस टॉपिक में देखेंगे. तो आओ स्टूडेंट्स, अच्छे से हम समझते हैं डिसेबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं. तो स्टूडेंट्स, आइए पहले हम डिसेबिलिटी कैटेगरी के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ हैं जिनकी वजह से हमें रीडिंग कम्प्रिहेंशन में, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती है. इसमें सबसे पहले आती है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़. जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं वो कौन कौन सी होती हैं और उनकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है, आइए हम उनके बारे में जानें और इस टर्म का मीनिंग क्या है. The term means a disorder in one or more of the basic psychological processes involved in understanding or in using language spoken or written. जो भी साइकोलॉजिकल प्रोसेस हैं जिनका हम किसी भी लैंग्वेज, चाहे वो स्पोकन या रिटन फॉर्म में है, उसको समझने के लिए जो बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस को हम यूज़ कर रहे हैं, इस टर्म का मीनिंग उसमें डिसऑर्डर से है.
that may manifest itself in an imperfect ability to listen, think, speak, read, write, spell, or to do mathematical calculations, including conditions such as perceptual disabilities, brain injury, minimal brain dysfunction, dyslexia, and developmental aphasia. जो हम लैंग्वेज सीख रहे हैं उस लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें आती हैं और हमारी जो एबिलिटी है वो इम्परफेक्ट हो जाती है। मतलब जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनमें स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है उनका बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो एक या ज़्यादा किसी भी उसमें डिसऑर्डर है, तो जो लैंग्वेज वो सीख रहे हैं उसको सुनने में, सोचने में, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, बोलने में या मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में, सब में हमें परसेप्चुअल ये सब हमें कमी मिलती है। और कंडीशंस इसमें क्या कौन कौन सी और साथ हो जाती हैं, क्या किस वजह से कमी होगी और क्या कमी हमें दिखेगी, किस वजह से है, परसेप्चुअल डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, ब्रेन इंजरी की वजह से हो सकता है। मतलब जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है उसका क्या रीज़न रहा, किस कंडीशन के वजह से ये हमें हो गया। परसेप्चुअल डिसेबिलिटीज़ है कि हमें ठीक उन स्टूडेंट्स को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, या कोई ब्रेन इंजरी है, मिनिमल ब्रेन डिसफंक्शन है कि वो उनका ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा, डायलेक्सिया है या डेवलपमेंटल अफेजिया है, इनमें से कोई भी कमी है तो उनका बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो है उसमें डिसऑर्डर है और उस वजह से लैंग्वेज सीखने में ये सब कमियों का सामना उन्हें करना पड़ता है और वो ठीक से नहीं समझ पाते हैं, रीडिंग भी ठीक से नहीं कर पाते हैं, तभी उनको पढ़ने में दिक्कत आती है। सेकेंड डिसेबिलिटी है स्पीच और लैंग्वेज इम्पेयरमेंट्स। स्पीच और लैंग्वेज इम्पेयरमेंट्स मतलब कि ए कम्युनिकेशन डिसऑर्डर सच एज स्टटरिंग, impaired articulation, a language impairment or a voice impairment that adversely affect a child's educational performance. स्पीच और लैंग्वेज इम्पेयरमेंट का मतलब है कि एक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, बोलने में जो हम बातचीत करते हैं उसका डिसऑर्डर, सच एज स्टटरिंग। स्टटरिंग मीन्स होता है हकलाना। इम्पेयर्ड आर्टिकुलेशन, इम्पेयर्ड आर्टिकुलेशन है कि हमारे जो ऐसे पार्ट्स हैं जिनसे साउंड्स का आर्टिकुलेशन होता है वो इम्पेयर्ड हैं, मतलब ठीक से नहीं जुड़े हुए, उनमें कोई कमी है, उस वजह से भी स्पीच या लैंग्वेज इम्पेयरमेंट में इसमें फ़र्क पड़ता है कि ठीक से हम आर्टिकुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनमें स्पीच या लैंग्वेज इम्पेयरमेंट है, उनकी आर्टिकुलेटरी जो सिस्टम है, जो आर्टिकुलेशन जहाँ से होती है, मेनली क्या है, जो हमारे मुंह में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी वजह से हम आर्टिकुलेट कर पाते हैं, बोल पाते हैं, तो उनका इम्पेयर होना, ठीक से ना जुड़ा हुआ होना या टेढ़ा मेढ़ा होना, उसकी वजह से स्पीच इम्पेयरमेंट हो जाती है। लैंग्वेज इम्पेयरमेंट है, लैंग्वेज ठीक से इस वजह से भी वो नहीं बोल पाते हैं, या वॉइस में इम्पेयरमेंट है, या ये जो सारी कमियां अगर बच्चे में हैं तो ये एडवर्स इफ़ेक्ट करती हैं बच्चे के एजुकेशनल परफॉर्मेंस को, क्योंकि वो ठीक से बोल ही नहीं पा रहा, वो अपनी बात कह नहीं पाता, वो फिर ठीक से बोल नहीं पाता तो वो समझा भी नहीं पाता और इसका उसके एजुकेशनल परफॉर्मेंस पर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। Third one is mental retardation. Significantly sub-average general intellectual functioning existing concurrently with defects in adaptive behavior and manifested during the developmental period that adversely affect a child's educational performance. जो एवरेज से कम वाली ऐसे ये जो मेंटल रिटार्डेशन वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनमें जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है, जो बौद्धिक रूप से कार्य करना है, वो एवरेज से कम होती है। उनका जो है existing concurrently with defects in adaptive behavior and manifested during the developmental period. जो developmental period था उसके दौरान उन्होंने जो बिहेवियर अडॉप्ट करना था, जो सीखना था, उसमें कमी रह गई। डेफेक्ट्स मीन्स होता है कमी रह जाना। वो उस दौरान जब डेवलपमेंट पीरियड था तो उस डेवलपमेंटल पीरियड के दौरान उनकी ग्रोथ, माइंड की ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाई, जिस वजह से ये कमी होने की वजह से बच्चे के एजुकेशनल परफॉर्मेंस में नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये थर्ड हमारी डिसेबिलिटी थी। नेक्स्ट वन इज़ इमोशनल और बिहेवियर डिसेबिलिटीज़। अब ये कौन सी होती हैं इमोशनल और बिहेवियर डिसेबिलिटीज़?
इनका मीनिंग है द टर्म मीन्स ए कंडीशन exhibiting one or more of the following characteristics over a long period of time and to a marked degree that adversely affect a child's educational performance। इस टर्म का मतलब है, यहाँ नीचे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, अभी हम उनको डिस्कस करेंगे एक एक करके। अगर काफ़ी लंबे समय तक इनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा बच्चे के माइंड पे असर करती रहती है तो बच्चे का एजुकेशनल परफॉर्मेंस पे बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। ये कौन कौन सी इनएबिलिटीज़ हैं? नंबर 1 इज़ एन इनएबिलिटी टू लर्न दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय इंटेलेक्चुअल, सेंसरी और हेल्थ फैक्टर्स। मतलब ऐसी कमी जो कि इंटेलेक्चुअल, सेंसरी और हेल्थ फैक्टर से यहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक से बच्चा नहीं बता सकता, नहीं उसे बातों को लर्न कर सकता, तो ये वो होती है। Second one is an inability to build or maintain satisfactory interpersonal relationship with peers and teachers। Second inability ये होती है कि बच्चा आपस में फैमिली मेम्बर्स के साथ या और किसी के साथ स्कूल्स में, अपने पीयर ग्रुप में, टीचर्स के साथ सबसे सेटिस्फैक्ट्री इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उसके नहीं होते, मतलब सबके साथ वो मिल के नहीं रह सकता। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो ये भी इनएबिलिटी है। थर्ड वन इज इनएप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ बिहेवियर और फीलिंग्स अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते हुए भी, मतलब सामान्य रूप से सब कुछ घर में ठीक है, हर एक स्कूल में भी ठीक माहौल मिल रहा है, लेकिन बच्चे का जो बिहेवियर है या फीलिंग है वो इनएप्रोप्रिएट है, कि वो अपना बिहेवियर वो ठीक से बिहेव नहीं कर पा रहा, अपने फीलिंग्स बता नहीं पा रहा, तो भी ये एक तरह की इनएबिलिटी है। फोर्थ वन इज ए जनरल परवेसिव मूड ऑफ अनहैप्पीनेस और डिप्रेशन। हमेशा से एक अनहैप्पीनेस या डिप्रेशन के मूड में रहना, कि हर समय बच्चा नाखुश ही है, डिप्रेशन है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कोई ऐसी कंडीशन होना। और या फिर ए टेंडेंसी टू डेवलप फिजिकल सिम्टम्स और फियर्स एसोसिएटेड विद पर्सनल और स्कूल प्रॉब्लम। किसी पर्सनल या स्कूल प्रॉब्लम की वजह से उसमें कुछ टेंडेंसी इस तरह सी हो गई है या फिज़िकल सिम्टम्स हमेशा दिखने लग गए हैं फियर के, या मतलब फिज़िकल सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं उसमें डर के, हर समय वो इस तरह से रहता है कि कोई ना कोई परेशानी ऐसी है जिसकी वजह से वो, चाहे वो घर में हुई है परेशानी या स्कूल में, कि वो बहुत परेशान रहता है, तो धीरे धीरे ये सिम्टम्स उसके व्यवहार में दिखने लग जाते हैं। और इस तरह की सिचुएशन अगर काफ़ी लंबे समय तक रहती है तो भी ये एक डिसऑर्डर का कारण बन जाती है। और इसके बाद ये तो हमारी ये कंडीशंस थी हमारी 5 की, किस कंडीशन की वजह से बच्चे में इमोशनल या बिहेवियर डिसेबिलिटी आ सकती है। इनमें से कोई एक भी हो सकती है या एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, जो कि फिर बच्चे में डिसऑर्डर क्रिएट करती हैं। और इमोशनल या बिहेवियर डिसेबिलिटीज़ किस वजह से हो सकती है, उसमें आती है द टर्म इंक्लूड सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया जैसे कि आप सबको पता है कि इसका मतलब होता है पागलपन। द टर्म डज नॉट अप्लाई टू चिल्ड्रन हु आर सोशली माल एडजस्टेड अनलेस इट इज़ डिटरमाइंड दैट दे हैव एन इमोशनल डिस्टर्बेंस। ये बच्चे उनके लिए नहीं है जो सोशली एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, जब तक कि हम उनमें इमोशनल डिस्टर्बेंस ना देखें। मतलब बच्चे अगर इमोशनली सेट नहीं है, उसमें इमोशनली डिस्टर्बेंस हमें लग रहा है, तभी हम उसको सिजोफ्रेनिया का कहेंगे कि ये इसका पेशेंट है। तो इसकी वजह से भी बच्चे में इमोशनल और बिहेवियर डिसेबिलिटी आ जाती है और वो उसके एजुकेशनल परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। नेक्स्ट वन इज ऑटिज्म। ऑटिज्म का मीनिंग होता है आत्म केंद्रित। A developmental disability significantly affecting verbal and non-verbal communication and social interaction, generally evident before age 3, that adversely affect a child's educational performance। ये जो हमारी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है, जो ऑटिज्म है, हमारा आत्म केंद्रित होना, इसकी वजह से ये वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, सोशल इंटरेक्शन में, जनरली हमें 3 ईयर्स तक का बच्चा होता है उससे पहले दिखने लग जाती है, कि बच्चा अपने आप तक ही सीमित रहता है, आत्म केंद्रित रहता है, और उसकी वजह से आगे चल के बच्चे के एजुकेशनल परफॉर्मेंस पर इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है।
Other characteristics often associated with autism are engagement in repetitive activities and stereotype movements, resistance to environmental change or change in daily routine, and unusual responses to sensory experiences. और भी characteristics हैं जो हम देखते हैं, कुछ stereotype movement हैं, कुछ हैं। देखिए, बच्चा अगर आत्म केंद्रित रहेगा, वो औरों से नहीं मिलेगा जुलेगा, बातचीत नहीं करेगा घर में बाहर, तो ये धीरे धीरे उसको एक इस तरह के माहौल में ले जाएगा कि वो किसी से बात ही नहीं करना चाहता, कभी भी नहीं करेगा। तो उसकी वजह से वो जब औरों से नहीं बात करेगा, अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा, तो ये उसके एजुकेशनल परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है। लेकिन इसमें एक पॉइंट और भी है, द टर्म डज नॉट अप्लाई इफ ए चाइल्ड एजुकेशनल परफॉर्मेंस इज एडवर्सली अफेक्टेड प्राइमली बिकॉज द चाइल्ड हैज़ एन इमोशनल डिस्टर्बेंस एज डिफाइंड इन ऑलरेडी इन पैराग्राफ। देखिए, जो ये टर्म है हमारी ऑटिज्म की, ये तब नहीं हम कह सकते कि उसकी एजुकेशनल परफॉर्मेंस पर एडवर्सली इफ़ेक्ट डाल रही है कि उसे कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस है। इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से बच्चे आत्म केंद्रित हो जाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे पहले रीज़न ढूंढना है कि किस वजह से उसमें ऑटिज्म के सिम्टम्स दिख रहे हैं और वो किस तरह से बच्चे पर इफ़ेक्ट डाल रही है। नेक्स्ट वन इज़ डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग, मतलब सुनने की कठिनता, सुनाई ठीक से ना देना। ए हियरिंग इम्पेयरमेंट दैट इज सो सीवियर दैट द चाइल्ड इज इम्पेयर्ड इन प्रोसेसिंग लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन थ्रू हियरिंग विद और विदाउट एम्प्लीफिकेशन दैट एडवर्सली अफेक्ट्स ए चाइल्ड्स एजुकेशनल परफॉर्मेंस। इसका मतलब होता है बच्चे को ठीक से सुनाई ना देना, सुनने में कठिनता। ये जो हियरिंग इम्पेयरमेंट होती है इसका मतलब है कि बच्चे में अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट है, वो इतना ज़्यादा है कि बच्चा लिंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन जो सुनने के द्वारा उस तक पहुंचनी चाहिए, वो ठीक से नहीं पहुंच रही है, बिना किसी एम्प्लीफिकेशन के। मतलब उसे किसी न किसी सुनने के डिवाइस की ज़रूरत है या ऊंचा सुनने की ज़रूरत है। तो इन परेशानियों की वजह से बच्चा परेशान भी रहता है, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा, और इस वजह से बच्चे के एजुकेशन परफॉर्मेंस के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। लास्ट है विजुअल इम्पेयरमेंट्स और ब्लाइंडनेस। विजुअल इम्पेयरमेंट्स मतलब ठीक से दिखाई नहीं देना। एन इम्पेयरमेंट इन विज़न, देखने में कमी। इम्पेयरमेंट की बात जैसे हमने अभी पहले करी थी, यहाँ पर भी इम्पेयरमेंट होता है कि ठीक से फंक्शंस का ना जुड़ा हुआ होना, जो हमारे ऑडिटरी ऑर्गन्स हैं, सुनने वाले, देखने वाले, बोलने वाले, तो उनका ठीक से ना जुड़ा हुआ होना। तो विज़न में इम्पेयरमेंट का होना, इवन विथ करेक्शन एडवर्सली अफेक्टेड चाइल्ड एजुकेशनल परफॉर्मेंस, तो ये भी बच्चे के परफॉर्मेंस पे नेगेटिव इफ़ेक्ट डालती है। और ये जो टर्म है, द टर्म इंक्लूड्स बोथ पार्शियल साइट एंड ब्लाइंडनेस। इसके अंदर दोनों ही चीज़ें आती हैं, पार्शियल साइट की बहुत ही कम दिखना एंड ब्लाइंडनेस या अंधापन। तो स्टूडेंट्स, ये सारी हमारी कैटेगरीज़ हैं कि कौन कौन सी कमी बच्चों में हो सकती है, ये उनके सब हमने मीनिंग समझे। अब हम देखेंगे कि जब हमारे पास इस तरह के डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स हैं, तो हम उनको किन किन मेथड से हेल्प कर सकते हैं कि वो रीडिंग में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में उसको अच्छे से समझ सकें, अपनी कमियों को दूर करते हुए। कि इनके अगर अब उनके देखिए कुछ इस तरह की कमियां होती हैं जो दूर नहीं हो सकती हैं, फिर भी अब जैसे लास्ट पॉइंट ही है विजुअल इम्पेयरमेंट और ब्लाइंडनेस। अगर बच्चे को कम दिख रहा है या बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो भी उसको पढ़ाने का कोई ना कोई तरीका है कि हम उसे कैसे पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। इनमें से जितनी भी ये डिसेबिलिटी हैं, हर एक तरह के स्टूडेंट को पढ़ाने का मेथड होते हैं, और वही मेथड्स एक टीचर को अच्छे से समझने चाहिए और उनके थ्रू ऐसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो आइए अब हम उन मेथड्स के बारे में समझें।
तो स्टूडेंट्स आइए अब हम देखते हैं कि डिसेबिलिटी कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाने के कौन कौन से मेथड होते हैं जिन मेथड की सहायता से हम उनकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की या कुछ भी पढ़ने की एबिलिटी को डेवलप कर सकते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो सबसे पहले हमारी कैटेगरी थी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें लर्निंग डिसेबिलिटी है उनको हम किन किन मेथड से पढ़ा सकते हैं, उनमें सबसे पहले आता है रीड अलाउड, मतलब जोर जोर से पढ़ना। टीचर भी उनके आगे ज़्यादा ज़ोर से बोल के पढ़ाए, उन्हें समझाए और उन स्टूडेंट से भी ज़ोर ज़ोर से हमें बुलवाना चाहिए जिससे वो समझने की कोशिश कर सकें। सेकंड है एक्सटेंडेड टाइम, मीन्स हमें उन्हें नॉर्मल स्टूडेंट से ज़्यादा टाइम देना चाहिए, उनका पढ़ने का समझने का टाइम बढ़ा देना चाहिए। थर्ड वन इज़ अल्टरनेटिव सेटिंग्स, हमें स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग कि उन्हें किस चीज़ में कैसे कंफर्टेबल फील होता है, कैसे वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें सेटिंग कर देनी चाहिए, चाहे हमें इसके लिए किन्हीं भी एड्स का किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमें यूज़ कर लेना चाहिए। फोर्थ वन इज़ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसा कि आप सबको पता है आजकल टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें आती जा रही हैं, तो हम उन सब चीज़ों का यूज़ करते हुए जो हमें टेक्निकली मेथड्स बताए जाते हैं और जो हमें चीज़ें बताई जाती हैं जिससे हम ऐसे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं, तो हम उनकी हेल्प लेते हुए बच्चों को सिखा सकते हैं, पढ़ने में जो भी दिक्कत आ रही है उनकी वो दूर कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी है हमारी स्पीच और लैंग्वेज इम्पेयरमेंट्स की, जो कि हमने पहले समझी थी कि जब उनके बोलने में, साउंड में या किसी भी चीज़ में, लैंग्वेज में इम्पेयरमेंट होता है तो उन स्टूडेंट्स को हम कैसे पढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए है ब्रेकिंग डाउन असेसमेंट्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स। जो हमने असेसमेंट दी है स्टूडेंट्स को करने के लिए, तो हम जो स्पीच और लैंग्वेज इम्पेयरमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम उन असेसमेंट को छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं, मतलब उन्हें पूरा पोर्शन एकदम साथ में ना दे के छोटे छोटे पार्ट्स में करने के लिए कह सकते हैं। एक्सटेंडेड टाइम, इनकी तरह इन्हें भी हम टाइम बढ़ा के दे सकते हैं। यूज़ ऑफ ए टेक्स्ट बुक और डिक्शनरी, उन्हें हम ये कह सकते हैं कि वो टेक्स्ट बुक का, डिक्शनरी का साथ साथ वो हेल्प ले सकते हैं, उनमें बोल सकते हैं, टीचर उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकती है उनके मीनिंग को समझने में। फोर्थ वन इज़ असिस्टिव ऑगुमेंटेटिव कम्युनिकेशन डिवाइसेस, इनको हम AAC डिवाइसेस भी बोलते हैं। ये ऐसे डिवाइस होते हैं, ये हमारे वो टूल्स या स्ट्रेटजीज़ होती हैं उन पीपल्स की मदद के लिए, उन स्टूडेंट्स की मदद के लिए जो कि स्पीच के साथ स्ट्रगल करते हैं, मींस उन्हें ठीक से बोलना नहीं आता, मतलब इम्पेयरमेंट वाले स्टूडेंट्स। ये ऐसे स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली करना सिखाती है हर सिचुएशन में। इसमें सिंपल मेथड्स होते हैं जैसे पिक्चर, जेस्चर, पॉइंटिंग वगैरह, ये सब कुछ होते हैं और बिल्कुल ये हम कहीं भी उठा के भी ले जा सकते हैं, आराम से हम इसको क्लासरूम में यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरह के डिवाइसेस होते हैं जो हम कहीं पे भी कभी भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है मेंटल रिटार्डेशन की। मेंटल रिटार्डेशन के लिए भी हम सबसे पहले स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हैं टाइम एक्सटेंड करके, एक्सटेंडेड टाइम। उसके बाद लार्ज प्रिंट, हम प्रिंट्स बड़ा बड़ा दे सकते हैं, मान लो उनको छोटे प्रिंट में दिक्कत हो रही है तो हम प्रिंट बड़ा दे सकते हैं। उसके बाद रीड अलाउड डायरेक्शंस, जो हमने उन्हें डायरेक्शंस देनी है, जो हमने इंस्ट्रक्शंस देनी है, उनको हम उन्हें ज़ोर ज़ोर से बोल के सुना सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। अल्टरनेटिव सेटिंग्स, सेटिंग्स उन स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं जिसमें वो ईजी फील करें, इस तरह से हम उन्हें सेटिंग करके दे सकते हैं। विजुअल क्यूज़, विजुअली जो उन्हें जिन चीज़ में हेल्प मिले ऐसे हम क्यूज़ दें। एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू स्टे ऑन टास्क, हम स्टूडेंट्स को एनकरेज करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा
कंसंट्रेट करें, जो कि उन्हें टास्क दिया गया है, जो काम दिया गया है वो उसके ऊपर रहें। इसके बाद नॉइज़ बफर्स, ये ऐसे चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा नॉइज़ को फैलाती हैं, तो हम नॉइज़ बफर्स का यूज़ करके, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुनाई दे, समझ आए, उनका हम यूज़ करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। उसके बाद एडेप्टिव फर्नीचर, ये भी एक बहुत ऐसी चीज़ है जो बच्चों को हेल्प कर सकती है। अगर वो कंफर्टेबल रहेंगे बैठने में तो भी वो बहुत इजीली पढ़ने में भी ध्यान लगा पाएंगे। कई बार क्या होता है कि बच्चों की बैठने की सिचुएशन ही ठीक नहीं है, पोजीशन जो है उनकी वो ठीक नहीं है, तो वो उससे अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, उनका पढ़ने में ध्यान नहीं लग रहा। तो ये कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। उसमें से ये फर्नीचर भी एक चीज़ ऐसी है कि जो हम इस तरह का प्रोवाइड करें कि बच्चे कंफर्टेबली बैठ के पढ़ाई में ध्यान लगा सकें। इसके बाद हमारी कैटेगरी है इमोशनल और बिहेवियरल डिसेबिलिटीज़ की। इसमें भी सबसे पहले वही आएगा, अल्टरनेट सेटिंग्स हम कर सकते हैं, और इनके लिए होता है टेस्ट विद फ्यूअर क्वेश्चंस पर पेज, क्योंकि ये इस तरह के बच्चे होते हैं जो ज़्यादा देर अपना ध्यान नहीं लगा पाते हैं। तो हम हर पेज पे छोटे छोटे कम क्वेश्चन, मतलब फ्यूअर मतलब नॉर्मल को जैसे हम ज़्यादा क्वेश्चन देते हैं, तो इनको हम कम क्वेश्चन दे सकते हैं ताकि ये जल्दी से परेशान ना हो और धीरे धीरे अपना काम करते रहें। और है इनके लिए टेकिंग ब्रेक्स। हम नॉर्मल स्टूडेंट्स को अगर हम बीच में 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं, 2 बार दे रहे हैं, तो इनको हम 4 बार 6 बार जितना ये सिटिंग दे पाएँ उसके अकॉर्डिंग हम, अगर ये 10 मिनट बैठ सकते हैं, 15 मिनट बैठ सकते हैं, तो हमें इन्हें हर 15 मिनट के बाद ब्रेक दे देना चाहिए। वही एक्सटेंडेड टाइम जैसे बाकियों के लिए है, इनके लिए भी हम टाइम बढ़ा सकते हैं। इसके बाद रेनफोर्समेंट ड्यूरिंग टेस्टिंग। रेनफोर्समेंट होता है कि हमने बच्चों का मनोबल बढ़ाना है। हालांकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, लेकिन इस केस में हमें पॉजिटिव रेनफोर्समेंट ही यूज़ करना है, और टेस्ट के दौरान हम उन्हें एनकरेज करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करें, काम करें। यूज़ ऑफ कामिंग म्यूज़िक, हल्का हल्का कुछ इस तरह से म्यूज़िक हम चला दें जिससे बच्चों को बहुत कंफर्टेबल फील हो, वो ध्यान लगाने में उनकी मदद करे, इस तरह का कि उनका ध्यान सिर्फ पढ़ाई में रहे, वो पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा मन लगाएं, जो बहुत डिस्टर्बिंग ना हो बल्कि उनको अपने पढ़ाई में मदद करे। इस तरह के हम म्यूज़िक का यूज़ कर सकते हैं। टेक होम टेस्ट, होम टेस्ट हम उनको दे सकते हैं कि वो घर से करके लाएं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इमोशनल या बिहेवियर डिसेबिलिटीज़ वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनकी हेल्प करती है। उसके बाद है ऑटिज्म। इनके लिए, ऐसे वाले बच्चों के लिए अल्टरनेट सेटिंग हम करेंगे, एक्सटेंडेड टाइम को हम बढ़ा देंगे, और कंप्यूटर टेस्ट फॉर्मेट्स होता है कि कंप्यूटर के अकॉर्डिंग हम फॉर्मेट्स बना के या कुछ भी इस तरह से करके कि उनका ध्यान उसमें लगा रहे, वो सही जवाब दें, तो इस तरह के फॉर्मेट बना के हम इनका टेस्ट ले सकते हैं। इनका रीडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगा सकते हैं ताकि ये जो भी पढ़ रहे हैं उसे अच्छे से समझें। नेक्स्ट है डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग, मतलब जिन्हें सुनने में कठिनाई है, या तो बिल्कुल सुनाई नहीं देता या सुनने में कठिनाई है। तो इनके लिए है साइन इंटरप्रेटेड डायरेक्शंस। ये आप सबको पता है, कई बार न्यूज़ चैनल पे आपने देखा भी होगा कि ऐसे लोगों के लिए न्यूज़ आती हैं जो हाथ से इशारा करके समझाते हैं। तो वही मेथड हम पढ़ाने में भी यूज़ कर सकते हैं, साइन इंटरप्रेटेड डायरेक्शंस। उस तरह से हम इनको डायरेक्शंस दें, इशारे करके समझाएं। इनके लिए पर्टिकुलर अलग से साइन हर चीज़ के डिसाइड होते हैं, तो हम उसे चूज करके उन्हें बता के बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं। विजुअल क्यूज दे सकते हैं। सीट लोकेशंस इनकी देखें कि कहाँ हमें इन्हें किस तरह की सीट देनी है। हार्ड ऑफ हियरिंग में ये है कि वो ऊंचा सुनते हैं, तो हम ऐसे बच्चों की ये मदद कर सकते हैं कि हम क्लास में ऐसे बच्चों को सबसे ज़्यादा आगे पढ़ाएं। देखिए, एक तो ऐसे बच्चों के लिए अलग से स्कूल होता है, या तो वहाँ पे सारे ही बच्चे ऐसे हैं, लेकिन अगर हम इन्हें नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए पढ़ा रहे हैं और इस तरह की एबिलिटी वाला जो भी स्टूडेंट है जो क्लास में है, नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ पढ़ रहा है, तो हमें उसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये कि स्टूडेंट और टीचर कोई भी कभी भी उसका मजाक ना बनाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें एनकरेज करना चाहिए। और ऐसे बच्चों का जैसे हमने पहले बात करी थी कि दिखाई देने में दिक्कत है, तो उसके लिए हम उसे सबसे आगे बिठा सकते हैं। ऐसे ही जिसे सुनने में प्रॉब्लम है, सबसे आगे बिठा के, ताकि उसे उसकी कठिनाई जो है कम से कम हो।
एम्प्लीफिकेशन का ध्यान रखें हम कि किस तरह की आवाज़ उस तक पहुंच रही है, कितनी आवाज़ कैसे वो सुन सकता है, तो इन सब बातों का हम ध्यान में रखते हुए उसे आराम से पढ़ा सकते हैं। इसके बाद लास्ट है विजुअल इम्पेयरमेंट्स और ब्लाइंडनेस, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें कम दिखाई देता है या बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता। वही जैसे हमने यहाँ इसमें बात करी है कि एक तो हम इनकी सीट चेंज कर सकते हैं, उसके बाद जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ब्रेल का यूज़ होता है। ये आप सब जानते होंगे कि हम उसे ब्रेल कोडिंग से ब्रेल का यूज़ करते हुए हम उन्हें पढ़ा सकते हैं। लार्ज प्रिंट ले सकते हैं, जिन बच्चों को कम दिखाई देता है लेकिन वो देख सकते हैं, तो उनके प्रिंट में जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको हम बढ़ा के उन्हें दे सकते हैं ताकि उनको पढ़ने में किसी तरह की परेशानी ना हो। और रीड अलाउड, ज़ोर ज़ोर से बोल के समझा के हम ऐसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ हमारे ऐसे मेथड्स हैं जिनका हम हेल्प करें तो उन बच्चों की हम मदद कर सकते हैं। देखिए, कभी भी कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अगर ऐसे बच्चे हैं तो टीचर उनके साथ सहानुभूति के साथ साथ उनकी हेल्प करते हुए उनको पढ़ा सकती है। जिस तरह से हम नॉर्मल के साथ बिहेव करते हैं उसी तरह से हमें इन बच्चों के साथ बिहेव करना चाहिए, क्योंकि एक टीचर की एनकरेजमेंट ही स्टूडेंट के लिए काफ़ी होती है। वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए प्रेरित करके उसे पढ़ाई में उस हर चीज़ में आगे ले जा सकती है, समझा सकते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें एज ए टीचर, ये हमारा मेन एम है कि हम हर बच्चे को बराबर लेके चलें और हमें जितनी भी उसके साथ मेहनत करने की आवश्यकता है हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके बच्चे को इस लेवल तक लाएं कि एटलीस्ट वो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ रहा है तो उनको अपने से ज़्यादा ना समझे, बराबर समझे और उसके मन में ये भावना आए कि वो अच्छे से खुद भी काम कर सकता है और दूसरे जो कर रहे हैं उसी तरह से वो समझ भी सकता है। आशा करती हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।